हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, जय माता दी। हैप्पी शारदीय नवरात्रि टू ऑल। अभी तो वैसे भी पूरा फेस्टिव मोड अपना ऑन है, नहीं? सावन पहले, फिर रक्षाबंधन, फिर गणेश जी का 11 दिन, उसके बाद फिर श्राद्ध आ जाते हैं। एंड आज से वापस नवरात्रे। फिर अब तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है दिवाली तक, नहीं? चलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? हेलो, नमस्कार। एक बच्ची ने कुछ लिखा, मैम मैं आपके लिए इसके आगे मैं पढ़ नहीं पाई। मैम प्लीज टेस्ट डिस्कशन। कौन सा टेस्ट डिस्कशन बेटा? मैंने ये तो बता दिया है आगे टीम को कि हर पेपर में कुछ एक दो करेक्शंस आ रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान रखो। आई डोंट नो वो जूलॉजी में है, बाकी सब्जेक्ट में है, लेकिन है इतना मुझे पता लगा है। वासु रिमूव दिस। हाँ जी, मैं अच्छी हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? 7 वार नौ नौ त्योहार। खुश हो शहबाज। हाँ जी। संडे वाला क्या दिक्कत है? मैम पूरा डर लग बातें नहीं समझी। एआईटीएस का डिस्कशन करना है। एआईटीएस में क्या डिस्कस करना है बेटा? एआईटीएस का पेपर मेरे पास नहीं है। टफ थे क्वेश्चंस। अच्छा, एआईटीएस का पेपर मंगवा लेती हूँ मैं। रुक जाओ, डिस्कशन के लिए हम कोई अलग से क्लास रख लेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। एआईटीएस पेपर चाहिए मुझे, किसको बोलूँ मैं? ओके वेट वेट, पहला ही था ना ये आपका? वेट 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 वेट। अच्छा, मैं आपका स्केच बना रही हूँ। अच्छा, ब्यूटी। यार मैं उम्मीद का, ओह ब्यूटी यादव तुम वही हो? मैडम हमारी अंग्रेजन है, इनको हिंदी नहीं आती, तुम वो वाली ब्यूटी हो? मतलब कितनी मेरी बेइज्जती करोगी है? पहले हिंदी और अंग्रेजी पे, अब कलाकारी करके और कर रही हो ऐसा कुछ? प्लीज यार। हाँ, प्राण निकल गए मैम क्वेश्चंस करने में। इतना खतरनाक था क्या? आरटीएस में जूलॉजी का एआईआर बैच, बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे। ओके, व्हाट एल्स? हाँ जी, और क्या बेटा? अच्छू, गॉड ब्लेस यू। नहीं, गॉड ब्लेस मी। यस, टेस्ट हार्ड था, लेंदी था। निर्मल कुमार मैम क्या लिख रहे हैं? यस। अरे नहीं है, मेरा बर्थडे बर्थडे नहीं है मैम। इतना हार्ड नहीं था, एलिमिनेट करके इजीली बन रहे थे। ओके ओके, ठीक है। 150 स्कोर रहा है टोटल या सिर्फ जूलॉजी में? पेपर वॉज हार्ड, हाँ मुस्कान? एनसीईआरटी से बाहर था। 105 इन जूलॉजी। ओके, समझ में ही नहीं आ रहा था। इतना क्या वो था मतलब? इजी था? कुछ बोल रहे हैं इजी था भाई। कोई नहीं, अब मैंने टेस्ट पेपर मंगवाया है। रुक जाओ एक मिनट, कुछ तो मैसेज आया है। पता नहीं यार, आया नहीं। मैंने डाल दिया है ग्रुप में। वासु साइड हो जाओ प्लीज। आज क्या डेट है? 22 तारीख है ना? बहुत टफ था, मॉडरेट था। टोटल आया 175 भाई। तो जूलॉजी में कितने आए भाई? हाँ, टोटल 175 है तो जूलॉजी में कितने हैं? हम्म, कोई नहीं, मैंने डाल दिया है मैसेज, 2 लोगों को डाल दिया है। पेपर आएगा तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगी इतना कितना हार्ड था।
है ना, डेफिनेटली हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। बाकी आई एम नॉट श्योर, मैंने भी देखा नहीं है वो पेपर, लेकिन हाँ जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एलिमिनेट करके आंसर निकल रहा था। एलिमिनेट करना मतलब कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता होता है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे ऑप्शंस हटाना शुरू करो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो जब आप एलिमिनेट करते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कई बार उसी से आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कितना हार्ड था, आई नीड टू सी। अच्छा, कविता बोल रही है जूलॉजी में 175 है। ओहो, देखना पड़ेगा भाई इतना कितना हार्ड था कि 105 मार्क्स हैं जूलॉजी में। हार्ड था, 1 मिनट टफ, 1 मिनट लग रहा था, उसके बाद इजी लग गया। जूलॉजी में 120 है, शहरुद्दीन बोल रहे हैं। चलो भाई देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा प्रमोद, धन्यवाद। चलिए, तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और शुरू में ही मैंने आपको बताया था जब हमने पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आते हैं आपके, और हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। बस मैंने आपको इन टोटल बताया था कि आपके बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अगर हम दोनों चैप्टर्स मिला लें, फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड सेकंड इज द एप्लीकेशन पार्ट, तो इन दोनों को मिला करके बेटा आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 से 8 ही आते हैं, पर एक आध साल ऐसा भी रहा है नींद की हमारे भूखे पेट नींद आती है नहीं, पेट भरने पर नींद आती है, खाली पेट तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो दोनों चैप्टर को मिलाकर के आपके 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। एक साल ऐसा भी रहा है जब 10 क्वेश्चन आए हैं, आई गेस 24 की बात है। ठीक है ना, इसलिए बेटा आप इनको हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर आप रिलेट कर पाएंगे पिछले चैप्टर को, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स पढ़े थे, बायोटेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस को पढ़ा था। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि उन टूल्स और प्रोसेस का यूज करके हमने क्या क्या चीजें बनाई हैं। ठीक है ना, तो आज के या इस वाले चैप्टर में जो आज शुरू हो रहा है बेटा, इसमें हम पिछले चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसका यूज कहाँ है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा। हम पहले बात करेंगे परिचय की, फिर हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। भाई कृषि के क्षेत्र में हम, हाँ ठीक है, कर ही लेंगे थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले अगर हम बेटा परिचय देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो कई सारे फील्ड्स में है, पर हम मेन 4 फील्ड्स पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में 2 फील्ड्स की बात की है। एक बच्ची बोल रही मैम रिकैप प्लीज। बेटा रिकैप होगा जब हम चैप्टर में एक एक कोई भी प्रोसेस उठाएंगे तब। लेक्चर एंड वॉइस नॉट मैचिंग, आगे पीछे चल रहा है। ओह थैंक यू महेश मीना मैम, गरबा आता है आपको? हाँ बिल्कुल आता है। और मैं पता है पहले मैंने सोचा आज की क्लास कैंसिल करा देते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी ले लेते हैं नवरात्रि शुरू हो गए तो सोसाइटी में कुछ है ना, तो इतना तो आप लोग मुझे अलाउ कर दोगे ना। हाँ, तो बेटा सबसे पहले हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी के। वैसे तो मैंने बोला कि बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर इसका यूज है, लेकिन हम 4 फील्ड्स की बात करेंगे, और एनसीईआरटी में डिटेल में केवल 2 ही फील्ड्स की बात की गई है। हम पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा मैंने बोला कई सारी शाखाएं हैं, पर हम बेटा जिनकी बात करेंगे वो 4, और एनसीईआरटी तो केवल 2 की ही बात करती है। कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली है आपकी हरित जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम बोलेंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, हरित जैव प्रौद्योगिकी, और इसे बेटा हम बोलेंगे ग्रीन बायोटेक। क्या बोलेंगे इसको? इसे हम बोलेंगे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी।
ठीक है, अब मैं टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में टेक ही यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरी आती है आपकी लाल जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। लाल जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। मैं वैसे ना हर कलर को उसी के हिसाब से लिखती हूँ, ग्रीन को ग्रीन, रेड को रेड। अब मैंने एक्चुअली हेडिंग ग्रीन से डाल ली तो मैंने बाकी सब एक ही से कर दिया। फिर आती है बेटा आपकी, कर दें क्या, इसको बदल दें क्या प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। चलो गलत कुछ भी नहीं है, बस मैं कलर चेंज करने की वजह से ऐसा कर रही हूँ। पासो साइड हो जाओ बेटा प्लीज, चरणों को छोड़ दो हमारे। तो हेडिंग रहेगी अपनी जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसी दिन अगर मैं क्लास लेते लेते लुढ़क जाऊं ना तो समझ जाना कि औलाद नीचे फंसी होगी। हाँ, कब वो घूमते घूमते आके एकदम चरणों में गिर जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। तो सबसे पहली हो गई आपकी हरित यानी कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी हो गई बेटा आपकी लाल जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम बोलेंगे रेड बायोटेक्नोलॉजी। तीसरी हो गई बेटा आपकी नीली जैव प्रौद्योगिकी। ओके मैम लिख रही है शीतला, ओके मैम समझ जाएंगे। तीसरी हो गई बेटा आपकी नीली जैव प्रौद्योगिकी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी श्वेत या धूसर, जिसे हम बोलेंगे व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 4 तरीके की होती है। एनसीईआरटी ने 2 का जिक्र किया है, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, ब्लू और व्हाइट के बारे में एनसीईआरटी ने परिचय भाग में थोड़ा बहुत बताया है, पर मैंने जैसे आपको बताया कि इनके अलावा भी कई सारी होती है, जैसे येलो बायोटेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम फूड और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। ऐसी एक डार्क बायोटेक्नोलॉजी होती है, डार्क अंधेरा गहराई। डार्क बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जिसमें हथियार बनाए जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है ना, तो कोरोना वायरस क्या था, एक तरीके का जैव हथियार था ना, एक जीव को हथियार बना दिया गया। तो वो जीव कौन था, वायरस, जिसको कोरोना के रूप में बनाया गया। ठीक है, और ये कितना खतरनाक हथियार था ये आप सबको पता है, सबने अपनी आंखों से देखा है, और हम कभी ये दिन दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। ठीक है ना, तो जो बायो वेपन्स बनते हैं जिनको हम जैव हथियार बोलते हैं, वो बेटा डार्क बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक है ना, वो बायोटेक्नोलॉजी का डार्क साइड है, वो बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं बेटा इन सब की। तो हरित जैव प्रौद्योगिकी में क्या आता है, इसमें आता है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, आप सिंपल लिख लो इसमें, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में बेटा बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग को हम हरित बायोटेक्नोलॉजी या हरित जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। लाल जैव प्रौद्योगिकी क्या है बेटा, ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज बेटा रेड बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन,
तीसरा हो गया बेटा नीला। इसमें आता है नीला मतलब आपका पानी से रिलेटेड होगा कुछ, ठीक है। तो नीली जैव प्रौद्योगिकी मतलब आपके जलीय जीव या जलीय लाइफ को क्या बोलेंगे, जलीय जीव के क्षेत्र में, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के फील्ड में, या आप केवल एक्वेटिक फील्ड ही लिख लो, ठीक है, एक्वेटिक फील्ड में, जलीय क्षेत्र में आप लिख लो सिंपल। जलीय क्षेत्र में। और आखिरी हो गया बेटा आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ये है बेटा औद्योगिक क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल फील्ड में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ग्रीन बायोटेक और रेड बायोटेक हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल में बात एनसीईआरटी ने नहीं की है, पर बात की है, ऐसा नहीं कि बात नहीं की है। इंडस्ट्रीज के फील्ड में अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो आपको पता है जो ईंधन है, ईंधन मतलब आपके जो पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, ये सब, ठीक है। आप सबको पता है ये कैसे बने हैं। करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर जो जीव रहते थे, प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो करोड़ों साल पहले किसी प्राकृतिक आपदा के चलते दब गए, मर गए। और वो क्योंकि दब गए तो उनके दबने से बेटा क्या हुआ, वो करोड़ों साल लगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते। हाँ, कलर से याद रहेगा मीनाक्षी, इसलिए मैं कलर का यूज करती हूँ। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से वो करोड़ों साल में फ्यूल्स में बदल गए, पेट्रोल में, डीजल में, कोयले में, इन सब में, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बेटा कि फ्यूल्स जो हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, ये डीजल, पेट्रोल, इनको बनने में करोड़ों साल लगे, बनने में करोड़ों साल लगे हैं इनको। लेकिन बेटा इनको खर्च करने में करोड़ों साल नहीं लग रहे हैं। आप सबको पता है, एनसीईआरटी में है गौरव, यार विश्वास रखा करो तुम लोग। आप सबको पता है बेटा कि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, जगह जगह पे पोस्टर्स लगे रहते हैं कि जैसी रेड लाइट आता है आप अपनी गाड़ी बंद कर दो, ठीक है, कारपूल शुरू कर दो। कारपूल मतलब एक ही गाड़ी से अगर एक ही जगह से 4-5 लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं, तो अपनी 5 गाड़ियां ले जाने से अच्छा है कि आप एक ही गाड़ी में 5 लोग बैठ के चले जाओ, कभी किसी की गाड़ी, कभी किसी की गाड़ी, कभी किसी की गाड़ी, या एक ही गाड़ी जाना है तो आप आपस में मिलकर पैसों की शेयरिंग कर लो, और इसे हम कारपूलिंग कहते हैं, ठीक है ना। कि आपको अगर एक ही जगह से एक ही ऑफिस में जाना है तो आप 4-5 अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाने से अच्छा है कि आप 5 लोग एक ही गाड़ी में बैठ के चले जाओ ना। तो इससे आपका भी कहीं ना कहीं मेहनत बचेगी, और दूसरा जो पेट्रोल इतना खर्च हो रहा है जो कि पोल्यूशन कॉज कर रहा है, एक तो इससे पोल्यूशन, दूसरा पेट्रोल, ठीक है, या आपका डीजल, वो भी खर्च हो रहा है। और आप सबको पता है कि सरकार बोल रही है कि ईंधन को सही तरीके से यूज किया जाए, और यही कारण है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के 2 फायदे हैं, वही पहला, इससे पोल्यूशन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और दूसरा बेटा ये फ्यूल्स को यूज नहीं कर रहा है। तो ये जो तेजी से हमारे फ्यूल्स खत्म होने की कगार पर लग रहे हैं, आ रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोबारा फ्यूल्स बनने में करोड़ों साल लगेंगे। और इतनी जल्दी फ्यूल्स तो तब खत्म हो गए हैं जब गाड़ियां अभी आई हैं, मात्र 300-400 साल पहले। इससे पहले कौन गाड़ियां यूज करता था, है? महाभारत रामायण उठा लो तो रथ चला करते थे, ठीक है। हमारे भी पूर्वज उठा लो तो बेटा साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, हैं। अब देख लो कोई बिना गाड़ी के चलता नहीं। और गाड़ियां भी भाई साहब चाहिए सबको मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जो 4 और 5 का एवरेज देती हैं। 4 और 5 का एवरेज मतलब वो ज्यादा फ्यूल यूज करती हैं, ठीक है ना। पैसे वालों को तो ये दिखाना भाई हम मर्सिडीज यूज करते हैं, कि हम बीएमडब्ल्यू यूज करते हैं, कि हम ये यूज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है भैया उनके पास पैसा है, तो अब सबके पास पैसा दिखाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। किसी को शौक है दिखावे का, किसी को नहीं है। तो जिसको शौक है बेटा वो ये देख रहा है कि हम 5 का एवरेज देने वाली गाड़ी, हमारे पास पैसा है, हम डलाएंगे पेट्रोल दिन में 10 लीटर, है, चलाएंगे हम 50 किलोमीटर, हम 10 लीटर पेट्रोल डलाएंगे या 10 लीटर डीजल डलाएंगे, जो भी डलाएंगे, पैसा है उड़ाएंगे। लेकिन इसके पीछे
फ्यूल्स कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा। और यही रीजन है कि बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाया गया, पोल्यूशन भी कम होता है, फ्यूल्स भी बचते हैं। यही रीजन है कार पूलिंग को गवर्नमेंट बोलती है कि आप, यस ट्रैफिक भी कम होगा, बिल्कुल सही बात है कृष्णपाल, लेकिन ट्रैफिक की तो अब बात ही मत करो भाई, गाड़ियां फिर सस्ती हो गई हैं, गाड़ियां सस्ती हो गई तो और बिकेंगी। हाँ जीएसटी, न्यूज से अपडेट रहा करो, आप सबको पता है या नहीं पता है? हाँ कल ही आया है भाई साहब, मोदी जी ने अनाउंस किया है जीएसटी रिफॉर्म है, तो जीएसटी को कम किया गया है। अब वो बात और है, पहले से तो बढ़ा ही है, लेकिन हाँ जो चल रहा था उससे तो थोड़ा कम हुआ ही है, जो भी है ठीक है ना। तो बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं हर चीज के। तो यहाँ पर बेटा जो श्वेत जैव प्रौद्योगिकी है, जो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है, ये क्या करती है, ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स हैं उनसे डीजल बनवा रही है, जो प्लांट्स हैं उनसे बायोगैस बनवा रही है। तो समझ रहे हो आप, जो डीजल बनने में करोड़ों साल लग रहे हैं कि पहले जीव मरे होंगे, वो दबे होंगे, फिर उनसे डीजल पेट्रोल बना होगा, वो बेटा आप प्लांट्स की मदद से बन रहा है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, ठीक है ना। तो ये बेटा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको आप व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैव ईंधन का निर्माण, या इसमें जैव ईंधन बनना, बायोफ्यूल्स का बनना, ये आपके व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा आपका ब्लू बायोटेक की अगर मैं बात करूं, तो ब्लू बायोटेक का एग्जाम्पल है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है इसके बारे में बेटा आप लोग आगे पढ़ेंगे वैसे तो शायद से बॉटनी में, ठीक है, फिर भी मैं एक बार इसकी हिंदी देख लूं, बायो रेमिडिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन, इसकी हिंदी एक बार मुझे देखने देना प्लीज। बायो रेमिडिएशन इज जैव सुधार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैव सुधार। इसका मतलब है बेटा कि जीवों का इस्तेमाल करके सुधार करना, ठीक है, सुधार करना मतलब जो गंदगी हो गई उसको साफ करना, ठीक है। और कहाँ की गंदगी साफ हो रही है, नीली जैव प्रौद्योगिकी, मतलब कि पानी की, नींद आ रही है, नदी, समुद्र, झीलें, ये जो गंदी हो रही है बेटा इनको साफ किया जा रहा है। अब ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में ही, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं आगे चल रही हूँ बेटा, ब्लू बायोटेक में ही हम आगे अगर बात करें तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्यूडोमोनास पुटेडा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ज्ञान के बादल फट रहे हैं, थोड़ा सा संभाल लेना भाई साहब, बह मत जाना, वैसे भी आजकल दुनिया में बहुत बादल फट रहे हैं, प्राकृतिक आपदा ने बिल्कुल अति मचा रखी है, बट प्रकृति की गलती नहीं है, गलती इंसान की है। स्यूडोमोनास पुटेडा है ना, ये अतिरिक्त ज्ञान है, आप बोल सकते हैं कि मैडम ज्ञान के बादल फट रहे हैं, यस ठीक है। तो स्यूडोमोनास पुटेडा बेटा जो है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये स्यूडोमोनास पुटेडा क्या है, एक जीवाणु है। इस जीवाणु, अच्छा आप सबको पता है जीवाणु के पास टोल मतलब प्लाज्मिड नाम की एक चिड़िया होती है जो और किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो स्यूडोमोनास पुटेडा के पास एक टोल प्लाज्मिड है, क्या है, टोल प्लाज्मिड है। इस टोल प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स हैं, इसके पास कुछ ऐसे जीन है स्यूडोमोनास पुटेडा के टोल प्लाज्मिड में जो हेवी मेटल ऑयल्स को पचाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ये हेवी मेटल ऑयल्स को पचाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम हैवी मेटल ऑयल्स का यहां से क्या लेना देना, तो बेटा आप सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो नदियों के किनारे होती हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो नदियों के किनारे होती हैं। ये हैवी मेटल ऑयल का जो सोर्स है वो है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल समझते हो, तेल रिसाव, क्या होता है बेटा, ये
तेल रिसाव, जो कि बड़े बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीन लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन से जो ऑयल स्पिल होता है, जो तेल का रिसाव होता है बेटा, वो पहुंचता है कहाँ? समुद्रों में। और समुद्रों में बेटा जो हैवी मेटल ऑयल पहुंच करके वहां की जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वहां के प्लांट्स हों जो हमारे नदियों के या समुद्र के अंदर हैं, चाहे वहां के एनिमल्स हों, उनको बेटा बिल्कुल कॉपी करना है बेटा अभिषेक। उनको बेटा ये हैवी मेटल ऑयल्स क्या कर रहे हैं? उनके अंदर जा रहे हैं और ये उनकी प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपके हैवी मेटल ऑयल्स आपकी एक तरीके से पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जलीय प्रदूषण को ये बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास और कोई नहीं है। अब तेल को तुम पानी से कैसे अलग करोगे? इतने बड़े बड़े समुद्र और नदियों में जो तेल पहुंच रहा है, वो भी इतना खतरनाक तेल पहुंच रहा है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की मशीनों से निकल के जा रहा है बेटा, आप उसको कैसे पानी से अलग करोगे? तो उसको वहीं पर डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऐसा हमें मिलना चाहिए था। तो उसके लिए बेटा हमने, मतलब ये प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने स्यूडोमोनास पुरिडा के अंदर टोल प्लाज्मिड ढूंढा और इन्होंने टोल प्लाज्मिड के अंदर ऐसे जीन्स खोजे जो इस हैवी मेटल ऑयल को पचाने की क्षमता रखते थे, जिसकी वजह से जल प्रदूषण को काफी हद तक घटाया गया, जिसकी वजह से जल प्रदूषण जो है वो घटा। क्रांति लिख रही है, मैम मैं दीपावली पर गुड़गांव आ रही हूँ। वाओ, और मुझे नहीं पता मैं दीपावली पर कहाँ रहूंगी, मायके ससुराल या यहीं या कहीं बाहर। पिछली बार हम लोग गोवा निकल गए थे, मतलब दिवाली के जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे हमने घर छोड़ दिया था सुबह। और दिवाली मनाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की थी, आपको पता है, बहुत बैंड बज जाती है, छुट्टी ले लो एक भी तो। ओके क्रांति, कोशिश करेंगे अगर हम मिल पाए तो। ओके, कहाँ से आ रही हो वैसे, ये समझ में आया कि नहीं? मैम इसको साइड में नोट कर लें। नीलू आप इसको साइड में नोट कर सकते हैं, या आपके पास तो कॉपी में नीचे जगह होगी ना, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के नीचे ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आयुष मेरा ना है बर्थडे भाई। ओ महादेव, प्रभु प्रभु, वासुदेव वासुदेव, देख रहे हैं? तब बदतमीज है, सुन भी ना रहा। इधर हो जाओ बेटा, फिर क्लब जाएंगे ना अभी जय जय करने। साइड हो जाओ, ठीक है। निशांत कुमार बोल रहे हैं, मैडम मुझे फेमस कर दो। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। अब हम हमारा जो ओरिजिनल प्लानर है उससे 4-5 लेक्चर आगे चल रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। वासु पिटेगा, ऐसे नहीं मारते हैं। अच्छा, बुआ जी रहती हैं, कियांश बोल रहे हैं गुड़गांव में मेरी बुआ जी रहती हैं। मैम PYQ एक्सप्रेस कब लाओगे? आज मैं अब क्या कर रही हूँ कि टॉपिक के साथ साथ ही बेटा PYQs कुछ कुछ ले आती हूँ। हाँ, दिख नहीं रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? आंखों पे चश्मा लगवाओ। मैम आप छठ पूजा नहीं करती हैं? अमन, हमारे यहाँ नहीं होती है मतलब, लेकिन हाँ मेरे 1-2 नोन हैं जो करते हैं, चली जाती हूँ मैं कभी कभी। ग्वालियर से एक, अच्छा क्रांति आप ग्वालियर से हो? ओह नाइस, आई हैव बीन इन ग्वालियर फॉर 5 years, रही हूँ मैं 5 साल वहाँ। GST कब तक के लिए, क्या मतलब? वासु को दिखा दो, मैं पढ़ा रहने दो से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा। जो लोग बोलते हैं मैडम कि अच्छा, और यहाँ पर देख लो बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन में तो सॉरी ये ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है बेटा, तो यहाँ पर हमने GMOs बनाए हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई है हमने, आनुवांशिकतः निर्मित फसलें या आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें बनाई हैं हमने। ऐसी फसलें बना दी हैं जिनके हमने जीन्स हमारे हिसाब से मॉडिफाई कर दिए हैं, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है बेटा, तो हमने कई सारे हॉर्मोन्स बनाए इनकी मदद से, ठीक है। हमने कुछ उपचार ट्रीटमेंट तैयार किए हैं इसकी वजह से। कई सारी जांच जो करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या,
डायग्नोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? ब्यूटी यादव, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब निदान बोलते हैं। यस, ठीक है, अगर आपको किसी बीमारी का निदान करना हो, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस। तो और भी कई सारे बेटा ऐसे यूज हैं चिकित्सा के क्षेत्र में आदि, ठीक है। इन दोनों को तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बेटा कि जो लोग पूछते हैं कि मैडम हम आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल मैडम, क्या कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में? इतना सब कुछ तो डेवलप हो गया है बेटा, देखो रिसर्च का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आने वाले समय में आप अच्छे से अच्छे बायो कैटलिस्ट ढूंढ सकते हैं। जो भी हमने पढ़े थे बायो रिएक्टर्स, यस, हमने देखा था कि बायो रिएक्टर के अंदर हम उत्पाद बनवाते हैं। तो बायो रिएक्टर के अंदर हम किन परिस्थितियों में उत्पाद बनाते हैं, आप उनकी और अच्छी परिस्थितियों की खोज कर सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर इतना कर दें, प्रेशर इतना कर दें, ऑक्सीजन का लेवल इतना कर दें, तो ये क्रिया इतनी बढ़ जाएगी, इतना गुना बढ़ जाएगी। या उन परिस्थितियों में क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसके चलते बायो रिएक्टर के अंदर होने वाली जो भी रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। या बेटा आने वाले समय में आप अनुप्रवाह संसाधन की नई नई तकनीकें ढूंढ सकते हैं। शोभित यादव बोल रहे हैं मैडम कानपुर आओ प्लीज, ससुराल है मेरा। कोई कितना ही ससुराल जाना चाहेगा भाई। मैं बहुत सुकून में हूँ अपने घर में, मतलब अच्छे हैं सब, ऐसा नहीं है। शोभित ऐसा नहीं होता, ससुराल अच्छा है, ससुराल वाले अच्छे हैं, पर ससुराल तो ससुराल होता है ना, नहीं। चलिए, तो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं जरा, एनसीईआरटी रीड करेंगे हम। कृपया मेरे शब्दों पर ज्यादा गौर ना किया जाए, ठीक है, लेकिन ससुराल ससुराल होता है यार, मायका मायका होता है, अपना घर होता है, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ससुराल गेंदा फूल, आगे बढ़ो। होए होए होए। तो तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीव, कवक, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक, भैषजिक क्या होता है भाई साहब? वह जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव भैषजिक क्या होता है? इतनी खतरनाक हिंदी, और देख रहे हो मैं कितने सालों से पढ़ा रही हूँ तो भी मैं ये नया शब्द आज देख रही हूँ, जैव भैषजिक और जैविक पदार्थ। ये तो बायो प्रोडक्ट्स हो गए, जैव भैषजिक क्या होता है भाई? अंग्रेजी की जरूरत पड़ रही है मुझे। ब्यूटी यादव, आई एम श्योर इतनी खतरनाक हिंदी आपको भी नहीं पता होगी, ठीक है ना। जैव भैषजिक का क्या मतलब होता है? एक मिनट। बायोफार्मास्यूटिकल्स essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है। तो जीवों की मदद से हम दवाइयाँ बना रहे हैं। ओ माय गॉड, ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ भाई। इसका मतलब होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स। तुम लोग भी लिख लो, आई एम श्योर इतनी हिंदी ब्यूटी यादव को भी नहीं पता होगी, ठीक है। तो ये लाइन ये बोल रही है कि पिछले चैप्टर में, ओ थैंक यू आयुषी, कि पिछले चैप्टर में जो आप लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है बेटा, उसका हम उपयोग करते हैं कहाँ पर? उसका हम उपयोग करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ बनाने में। बायो इसलिए क्योंकि जीवों की मदद से हम दवाइयां बना रहे हैं, या हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ऐसा कोई भी उत्पाद जो कि जीवों की मदद से बन रहा है। अब कौन कौन से जीव यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं? तो हम कोई भी माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया, वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवक यानी कि हम फंगस का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, ठीक है। पौधे या जंतु, हम प्लांट, एनिमल, फंगस या किसी भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से दवाइयां बना रहे हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये लाइन सबको समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो। हिंदी इज नॉट दैट इजी। जो हिंदी हम घर में बोलते हैं और जो हिंदी हम किताबों में पढ़ते हैं बेटा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें भी समझ में आ गया होगा आज, ठीक है ना। चलो आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, आए है
चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल फील्ड, निदान सूचक यानी कि आपके जो डायग्नोस्टिक प्रोसेसर्स हैं उसमें, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, इसकी इंग्लिश बताओ, जैव सुधार यानी कि बायोरेमिडिएशन, अपशिष्ट प्रतिपादन, अपशिष्ट प्रतिपादन यानी जो वेस्ट है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं, कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको आप कैसे जीवों की मदद से डाइजेस्ट करें। और आप सबको पता है वाटर ट्रीटमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा है आप लोगों ने। जो गंदा पानी घरों से निकलता है वो वापस नदी में डालते हैं, तो गंदा का गंदा नदियों में डाल देते हैं, जो कि गलत बात है। तो उसको बेटा घरों से जो गंदा पानी जाके गटर में इकट्ठा हो रहा है वहां से नदी तक पहुंचाने के बीच में वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। और वो जो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ये आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा कि वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पानी गया उसको छान के भेजते हैं, फिर छानने के बाद हम उसको सेडिमेंट करते हैं, हम उसको घुमाते हैं जिससे कि जो भी भारी गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आएगा। फिर हम उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं दूसरे टैंक में, है ना। और उस टैंक में जाने के बाद बेटा क्या होता है, उस टैंक में जाने के बाद क्या होता है बेटा, वहां पर एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि जो भी वेस्ट है, नहीं वहां पे एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप लोगों ने, हाँ सर ने पढ़ाया था ना, देखो मनीष बोल रहे हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करके जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस पानी में उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, फिर उसको तीसरे टैंक में भेजा जाता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बेटा जो अपशिष्ट प्रतिपादन यानी जो वेस्ट मैनेजमेंट है, आप इसको एक तरह से बोल सकते हो वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट। तो जो वेस्ट है बेटा उसको भी हम ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, पढ़ा था ना, चलो सबने, हर्षित सर ने पढ़ा दिया फिर तो छप ही गया होगा। और ऊर्जा उत्पादन में, अब ये जो ऊर्जा उत्पादन यहाँ पे दिया है बेटा, फ्यूल या आप बोल सकते हो उसको एनर्जी प्रोडक्शन में, तो ये फ्यूल बेटा आपका जो ऊर्जा उत्पादन है, यही ऊर्जा उत्पादन क्या है बेटा, यही है आपका ऊर्जा उत्पादन में क्या आ गया, बायोफ्यूल्स, जो मैंने आपको बताया श्वेत जैव प्रौद्योगिकी, हाँ या नहीं, रिसेंटली पढ़ा है फिर तो सबको ही पता होगा, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ समझ में आया पूरा। सबसे पहली लाइन क्या बता रही है एनसीईआरटी, कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का मदद करते हुए या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरियाज, फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स की मदद से बायो फार्मास्यूटिकल्स बनाए हैं, मतलब दवाइयां बनाई हैं, और भी कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज में या दूसरी लाइन में एनसीईआरटी कहती है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, जिसको हमने लाल जैव प्रौद्योगिकी बोला, रेड बायोटेक्नोलॉजी। हम इसका उपयोग बेटा निदान सूचक, ये भी आपके रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है, हम बीमारियों को निदान करने में ना, बीमारी है कौन सी ये पता करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसका कृषि के क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, हमने कई सारी ऐसी फसलें मॉडिफाई कर दी हैं जिसमें हमने अपने वांछित जीन डाल दिए हैं, ठीक है। हम इसका यूज संसाधित खाद्य की अंग्रेजी नहीं बताई यार तुम लोगों ने, संसाधित खाद्य को क्या बोलते हैं यार, बायो, एक मिनट रुको, संसाधित खाद्य, संसाधित खाद्य मतलब तो खाने पीने की चीज हो गई, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, संसाधित खाद्य प्रोसेस्ड फूड, ओके। संसाधित खाद्य को हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, कहाँ है ये इसका मतलब हुआ प्रोसेस्ड फूड। तो जो भी प्रोसेस्ड फूड आप समझते हैं, जैसे आपका ब्रेड है ना, ढोकले, केक, इन सब में हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं ना, हाँ थैंक यू रमेश कुमार, इन सब में हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं ना। इवन हम जो इडली डोसा बना रहे हैं बेटा, रवे वाला नहीं, सूजी वाला नहीं, दाल चावल वाला, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ना, उसको दाल चावल को भिगो करके पीस के हम रात भर उसमें नमक डाल करके फूलने के लिए रख देते हैं। तो वो फूलता क्यों है, वहां पे भी ईस्ट का रोल है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका ये भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा यार माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। इसके अलावा हम जो वो बनाते हैं भटूरे, भटूरे में मम्मी क्या करती हैं, सुबह ही मैदा को दही में या जो भी खट्टी चीज है उसमें, छाछ में मार के रख देती हैं, 3-4 घंटे उसको रखो तो उतना वो फूल जाता है। जितना वो फूलेगा मैदा उतना भटूरे अच्छे बनेंगे, फूलेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके प्रोसेस्ड फूड,
जो प्रोसेसिंग होती है उनमें, वहां पर माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और जैव सुधार हमने बोली दिया, बायो रेमिडिएशन, जैसे हमने पानी की सफाई की, ऑयल स्पिल जो आ रहा है वहां पर रिसाव होकर के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने सुडोमोनास फोटिडा का टोल प्लाज्मिड का हम जीन यूज कर रहे हैं। अपशिष्ट प्रतिपादन जो वेस्ट है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, और हम ऊर्जा यानी कि बायोफ्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, जलेबी में भी ऐसा ही कुछ होता है, मेरे को जलेबी आती नहीं है बनानी यार। हाँ, तो जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं, ये बेटा अपने नोट में अभी लिखिएगा। 3 रिसर्च फील्ड्स हैं जैव प्रौद्योगिकी के, हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, ये एज इट इज एनसीईआरटी से लिखना है कि जैव प्रौद्योगिकी के एज इट इज लिखो के 3 अनुसंधान क्षेत्र हैं, विवेचनात्मक भी लिख लो, अनुसंधान क्षेत्र हैं। और कौन कौन से हैं बेटा वो 3 अनुसंधान क्षेत्र? सबसे पहला मैंने आपको बताया, अच्छे से अच्छा बायो कैटलिस्ट ढूंढना। दूसरा, जो आपके बायो रिएक्टर के अंदर जो भी कंडीशंस में हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और अच्छी कंडीशंस ढूंढना। एंड तीसरा बेटा आपका अच्छे से अच्छा जो अनुसंधान क्या था आपका, अनुप्रवाह संसाधन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की और अच्छी अच्छी टेक्निक्स ढूंढना, ठीक है ना। मैम आपसे कोमल कुछ पूछ रही है, कोमल क्या पूछ रही है बेटा? नहीं आती मैम, सीख लीजिए जलेबी बनाना। हाँ सीख लूंगी मनीष, मेरे लड़के को बहुत पसंद है जलेबी, क्या पता इन्हीं के लिए सीखनी पड़ जाए, है ना। या आई नो यू लाइक इट। चलिए, तो सबसे पहला क्या है बेटा, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्मजीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। उत्प्रेरक क्या होते हैं आप सबको पता है ना, अच्छे कैटलिस्ट बनाना। क्या होते हैं कैटलिस्ट, कोई बता सकता है? हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। जीवों के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे केमिकल्स जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं, वो आपके एंजाइम्स हैं। तो आप अच्छे से अच्छे उत्प्रेरक ढूंढना, ठीक है, अच्छे से अच्छे एंजाइम्स ढूंढना, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी रिएक्शन या जो भी काम की रिएक्शन है उनको और जल्दी करा सकें। पहला इसका ये रिसर्च फील्ड है, मतलब अगर आप बायोटेक में आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो आप अच्छे कैटलिस्ट ढूंढ सकते हैं, अच्छे एंजाइम्स। दूसरा बेटा, आप उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोच्चतम या सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है। तो आपके बायो रिएक्टर के अंदर किन परिस्थितियों में बेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे या ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेंगे, उनको आप ढूंढ सकते हैं। दूसरी, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें लाइन एनसीईआरटी की रखनी है आपको। तीसरा, जो अनुप्रवाह संसाधन की प्रक्रियाएं हैं उनमें बेटा अच्छी से अच्छी तकनीकों का उपयोग करना है, या उनकी आप अच्छी से अच्छी तकनीक ढूंढना, जिससे मैंने आपको बताया था कि अनुप्रवाह संसाधन में हम करते क्या हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट बना बायोरिएक्टर में, उसमें अपने प्रोडक्ट को सेपरेट करके प्यूरिफाई करना, पृथक करना और शोधन करना, यही है आपका अनुप्रवाह संसाधन मेनली। उसके बाद हम उसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, मैंने आपको बताया था। अब मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स का डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का मेथड सेम हो, नहीं। अलग अलग प्रोडक्ट्स का डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का तरीका भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए और अच्छी टेक्निक्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर भी आप, मतलब ये एरियाज हैं जहां पर अभी भी रिसर्च हो सकती है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है मैम, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, देखो बायोटेक्नोलॉजी की जो ईएफपी ने डेफिनेशन दी थी उसमें क्लियर मेंशन्ड है कि आप जीवों में जो भी हेर फेर कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जेनेटिक मटेरियल के साथ जो हेर फेर कर रहे हैं, किसी भी कोशिकांग या उसके किसी भी जैव अणु के साथ आप जो भी बदलाव कर रहे हैं या उसके थ्रू आप जो भी कुछ बनवा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो मानव के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, उसके सर्विस, उसके उपयोग के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स बेटा नोट करने हैं, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो हमने देखा था मानव के लिए कल्याणकारी होना चाहिए, और उसी कल्याण के लिए बेटा
साइंटिस्ट लगे हुए हैं और वो और नए नए टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि इंसानों को, या जो भी जीव है, इंसान तो अपने बारे में ही सोचता है, उसको अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सकें, चाहे वो दवाइयों के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के फॉर्म में हो, चाहे वो कोई मशीनरी के फॉर्म में हो। तो इंसान मतलब साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इंसानों को अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके इस जैव प्रौद्योगिकी का यूज करके, और दूसरा खाद्य उत्पादन की बेस्ट चीजें मिल सकें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बेस्ट फसलें दे सकें, हम अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी जरूरत है वो सब इसमें दे सकें। इसकी जो यार ये चैप्टर ना थोड़ा कहानी वाला ज्यादा है, और मेरे को कहानी में शब्द नहीं मिलते। ये कहाँ से आ गया? वो कहाँ है सूक्ष्मतः क्षेपण वगैरह, यही तो है। चलो इसको ही पढ़ेंगे। कृषि के फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है? बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल फील्ड। साइड हो जाओ बेटा प्लीज। वासु प्लीज साइड हो जाओ बेटा। और इसी को हम ग्रीन बायोटेक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको पहले तो जनरल नॉलेज जो तुम लोगों ने बचपन में ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा है। एग्रीकल्चर बेटा 3 तरीके का होता है, ठीक है। कृषि जो है वो 3 तरीके की है। एग्रीकल्चर जो है वो 3 तरीके का है। सबसे पहला जो है बेटा वो है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, कृषि रसायन आधारित कृषि, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर पहला। दूसरा हो गया बेटा आपका कार्बनिक कृषि, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कॉपी को टेढ़ा कर लेना, अगर जगह हो तो सीधा भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सीधा भी रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और तीसरी आती है, प्रभु साइड हो जाओ, ओ महादेव इधर प्लीज प्लीज, यूर अ गुड बॉय ना, यू लिसन टू ममा ना, चलो गेट साइड। थर्ड इज आपका आनुवांशिकता रूपांतरित फसल आधारित कृषि। आनुवांशिकता रूपांतरित फसल आधारित कृषि। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आपको पता है एग्रीकल्चर के फील्ड में भी अच्छा फ्यूचर है ना। आप लोगों को एक्चुअली स्कोप ही नहीं पता है। आपको ये पता है कि ठीक है शक्ति मंदिर देखा है आपने? नहीं पता, नहीं शक्ति मंदिर नहीं पता बेटा। तो एमबीबीएस नो डाउट हमारा टारगेट है, नीट में अच्छी रैंक लाना, एमबीबीएस करना। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, या आप में से भी आपको सबको पता है कि सबको नहीं मिलना है एमबीबीएस, तो एक्स्ट्रा जो अच्छे फील्ड्स हैं उसमें बेटा आपका लोग फिजियोथेरेपी में चले जाते हैं। आई पर्सनली नेवर रिकमेंड फिजियोथेरेपी कभी किसी को। फार्मा का ठीक है, दवाइयाँ कभी बिकनी बंद नहीं होंगी। कोरोना जैसी महामारी में भी दवाइयों वालों ने सबसे ज्यादा कमाया, ठीक है नहीं गौरव, है ना। तो फार्मा का स्कोप अच्छा है, मैं कहती हूँ फार्मा कर लो, ठीक है। और आपका लैब टेक्नीशियन वगैरह रेडियो वीडियो में जो आते हैं असिस्टेंट्स, वो सब बढ़िया है, ठीक है, पैरामेडिकल में। लेकिन एग्रीकल्चर का फील्ड भी बहुत अच्छा है। बायोटेक्नोलॉजी तो अच्छा है ही, एग्रीकल्चर का फील्ड भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम बात करें तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें
आप अगर एग्रीकल्चर में अच्छी वो कर लें, पकड़ बना लें, तो बेटा आप किसी भी गांव में जा करके उसका पूरा काया पलट कर सकते हो। इवन आप अपने घर के जो भी खेत हैं आप उसमें काया पलट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर का भी अच्छा स्कोप है, गांव के गांव आप बदल सकते हो। और आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। ये फार्मर प्रायोरिटी वो बात और है कि किसानी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दुखी है, लेकिन क्यों? रीजन किसान अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा है, किसान नई नई जो टेक्निक्स आ रही है उनसे रूबरू नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग किसानी को बिल्कुल ऐसी जॉब समझते हैं, यार कुछ नहीं है तो किसानी करेंगे, ठीक है। घर में 4 बच्चे हैं, जो बिल्कुल निकम्मा होगा वो खेत संभालेगा, बाकी तो नौकरी करने निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है जो बिल्कुल निकम्मा होगा उसने अगर एग्रीकल्चर को ही ढंग से पढ़ लिया तो बेटा वो खेती से इतना कमा लेगा जितना बाकी 3 अब्रॉड या बाहर जाके, मतलब भारत के अलग अलग राज्य या यूएस जाके नहीं कमा पाएगा। और वैसे भी अब तो यूएस में खतरनाक रूल आ गया है, H1B वीजा, ठीक है। ट्रम्प चचा पगला आ गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करें बेटा कृषि, रसायन आधारित कृषि। यहाँ पर हम केमिकल्स का यूज करके जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उसमें हम केमिकल्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। केमिकल्स जैसे यहाँ पर जिन रसायनों का इस्तेमाल हो रहा था वो रसायन थे आपके रसायनों का इस्तेमाल। और कौन कौन से रसायन थे? रसायन जैसे कि आपके फर्टिलाइजर्स, क्या बोलते हैं उनको, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, है ना, कीटनाशक केमिकल्स यूज हो रहे हैं। हम यहाँ पर खरपतवार नाशक यूज कर रहे हैं, खरपतवार, वीडीसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर अलग से क्या बोलते हैं, खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। खाद जो कि केमिकल्स हैं वो वाली खाद, ठीक है। एक होता है फर्टिलाइजर, एक होता है मैन्योर। मैन्योर में हो गया आपका जो गोबर ओबर का हम इस्तेमाल करते हैं वो तो बढ़िया चीज़ है, उसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जो हम केमिकल्स खरीद खरीद के डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपका कृषि आधारित कृषि, जो आपकी रसायन आधारित कृषि थी बेटा, इसमें कई सारे, हाँ राइट सचिन, इसमें कई सारे रसायनों का इस्तेमाल करके क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि क्या होती है बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरीके के रसायन का उपयोग जो होता है वो नहीं होता है। यहाँ पर रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ पर कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम प्राकृतिक तरीके से, है ना, प्राकृतिक तरीकों से कृषि की जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब प्राकृतिक तरीके क्या है बेटा? प्राकृतिक तरीके मतलब जैसे आप क्या बोलेंगे उसको, क्रॉप रोटेशन। आपको पता होगा क्रॉप रोटेशन मतलब ऐसी क्रॉप, आप ऐसी फसल लगाओ पहले जो आपको पता है मिट्टी में जो 3 मेन केमिकल्स होते हैं जो आपकी फसलों को चाहिए, वो आपके NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है ना। ये NPK हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारी मिट्टी में ये फसल अच्छी उगती है ना, तो हम इसी की खेती करते जाएंगे और एक तरीके की फसल एक पर्टिकुलर रसायन का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। तो क्या होगा, आपने एक बार फसल लगाई, उसने नाइट्रोजन यूज किया, आपने फिर से वही फसल लगाई जो नाइट्रोजन यूज कर रही है, आपने तीसरी बार भी वही फसल लगा दी जो नाइट्रोजन यूज कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा नाइट्रोजन मिट्टी का खत्म हो जाएगा, और चौथी बार जब आप वो फसल लगाएंगे तो बेटा नाइट्रोजन नहीं है, तो आपकी वो फसल भी बेकार हो जाएगी और आपने मिट्टी भी बेकार कर दी, नाइट्रोजन नहीं थी। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी फसल लगाई है जो कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रही है, तो आप उसके बाद मटर का पौधा लगा दो, क्योंकि मटर का पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो प्राकृतिक, जो प्रकृति में जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, है ना, मिनरल्स न्यूट्रिशन ऐसा करके कोई प्लांट में चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, प्राकृतिक नाइट्रोजन को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली क्रॉप जब उसका हो जाए टाइम, फिर आप वापस से ऐसी फसल लगा दो जो कि नाइट्रोजन यूज करेगी। तो इससे क्या होगा, क्रॉप रोटेशन की वजह से आपकी मिट्टी की कभी भी उपजाऊपना जो है वो खत्म नहीं होता है,
ठीक है ना, पहली चीज ये हो गया आपका क्रॉप रोटेशन। दूसरा हो गया बेटा आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है बेटा, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप एक साथ ऐसी फसलें लगा दो जिसमें एक ज्यादा नाइट्रोजन यूज करता हो, एक ज्यादा फास्फोरस यूज करता हो, एक ज्यादा पोटेशियम यूज करता हो। तो एक साथ आपकी मिट्टी की तीनों जो केमिकल्स हैं वो यूज हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़े दिनों के लिए इसे मिट्टी को खाली छोड़ दो, ठीक है। उस टाइम पर आप उसमें खूब वो क्या बोलते हैं ट्रैक्टर वैक्टर चलाओ, हल वल चलाओ, जिससे कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाए। जितनी मिट्टी ढीली होगी उतना वो एयर और वाटर को होल्ड करेगी, और जितना बेटा वो एयर और वाटर को होल्ड करेगी उतनी उसकी उपजाऊपना बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ प्राकृतिक तरीके होते हैं। साथ ही साथ आप अच्छे इरिगेशन के मेथड यूज करो। अब तो आपको पता है पहले तो एक ही तरीका होता था, ट्यूबवेल से पाइप निकाल दो, पूरे मेड़ों से निकाल करके पूरे खेतों में भेज दो। लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम लग गया है। एक ऐसा फाउंटेन सा लगा देते हो, ऐसा घूमता रहता है और खूब दूर दूर तक बूंदों, मतलब इससे क्या होता है कि एक ही जगह पे बहुत ज्यादा पानी और बाकी जगह बिल्कुल सूखी, ऐसा भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम से ना दूर दूर तक बराबर मात्रा में पानी पहुंच जाता है। और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है, आप लोगों को शायद इस बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, इन सबके साइड इफेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पर साइड इफेक्ट क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है आपका, क्रॉप रोटेशन हो सकता है। मुझे इनकी हिंदी नहीं पता भाई, प्लीज माफ कर देना मुझे। मिक्स्ड क्रॉपिंग हो सकती है, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तीसरा बेटा यहाँ पे आपका इरिगेशन मेथड आप अच्छे यूज करो, और भी कई सारे तरीके, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह यूज करो, ये कुछ तरीके हो सकते हैं। अब इन सबके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसकी कमी क्या है बेटा, आपकी जो रसायन आधारित कृषि जो रही है उसकी कमी क्या है। तो सबसे पहले रसायनों का खर्चा, तो ये किसान की जेब को बहुत महंगी पड़ती है कि इतने महंगे महंगे केमिकल्स खरीद के लाओ, उसके बाद फिर फसलों मतलब खेतों में डालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी जेब को महंगा पड़ा। दूसरा बेटा इसका, हाँ, चने में नाइट्रोजन होता है ना, मटर में नहीं होता है क्या, पी प्लांट में, चने में होता है, पीज में भी होता है जहां तक मुझे पता है, पता नहीं, देख लेना, जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो, है ना। तो एक तो हो गया बेटा किसानों को ही महंगा पड़ता है। दूसरा इसका बेटा नुकसान ये है कि इतने सारे जो आप केमिकल्स यूज कर रहे हो वो केमिकल्स आपके सॉइल को पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। तीसरा बेटा इसका नुकसान क्या है, तीसरा इसका नुकसान ये है कि ये आप फसलों पे छिड़क रहे हो, उन्हीं फसलों को बेटा हम इंसान तो चलो फिर भी धोके खा लें, चलो फिर भी बोला मैंने, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सीधा खेत में ही बैठ जाते हैं, हम ऐसे ही खा लेते हैं, है ना, तो हम नहीं धोते उसको। हाँ, अगर हम मार्केट से खरीदते तो हम धोते हैं, है ना। खेत में तो हमें लगा कि हमने पेड़ से तोड़ा है, लो ऐसे ही खा जाओ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं ना उनको, मनोवर, हाँ, पी प्लांट में भी होता है ना, ठीक है। तो जो भी लेग्यूम्स वाले होते हैं उन सब में होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, पेड़ से सीधा तोड़ के खा लेते हैं, हमने नहीं धोया, हमें क्या पता था उस पर केमिकल छिड़का गया है, ठीक है। हाँ, अगर हमने दुकान से खरीदा तो हम घर लाके जरूर धो के खा लेते हैं। अब हम तो चलो इंसान है, हमने तो खा लिया, लेकिन जो जानवर हैं बेटा वो तो बिना धोए खा रहे हैं, जानवरों को कौन धोखे दे रहे हैं। तो ये बेटा एक तरीके से बायो मैग्निफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। बहुत भारी टर्म मैंने बोल दिया, बायो मैग्निफिकेशन इज जो खाद्य चेन है, फूड चेन है, उसमें एक खाएगा, उससे फिर अगला जब जीव खाएगा वो ऐसे 4 और खाएगा छोटे छोटे, तो वो हार्मफुल केमिकल उस बड़े जीव के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। फिर कोई तीसरा जीव उसको खाएगा तो उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं मतलब जो आपके फूड चेन होती है उसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी हार्मफुल केमिकल की मात्रा का बढ़ते जाना। अब ये भी आपका बॉटनी का टर्म है, बायो मैग्निफिकेशन, जो आपको सर शायद आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा साथ ही साथ ये आपके जीवों के लिए हानिकारक, जीवों के लिए भी हानिकारक हो गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। अब जो इसकी कमियां थी कि महंगी पड़ती है, यहाँ ये महंगी रसायन नहीं खरीदना पड़ रहा तो महंगाई से बच गए। यहाँ पे मृदा प्रदूषण हो रहा था, यहाँ पर बेटा मृदा प्रदूषण से बच गई, उल्टा यहाँ पर जो आपकी सॉइल है वो और फर्टाइल हो रही है। यहाँ पर बेटा जीवों के लिए हानिकारक, ये किसी के लिए हानिकारक नहीं तो सबसे अच्छी है, लेकिन इसकी बेटा जो कमी है वो ये कि ये जेब पर महंगी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेट है बेटा, इसका हम क्या बोलेंगे, इसका प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ पर आप ऐसे लिखो, यहाँ पर मेहनत बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेहनत बढ़ती है, ठीक है,
और मेहनत बढ़ने के कारण बेटा इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। और प्राइस बढ़ने के कारण जब आप कहीं ऐसे जाते हैं मॉल में खरीदने के लिए, तो एक जगह, मॉल मतलब ग्रोसरी स्टोर्स में, तो एक जगह जैसे रिलायंस स्टोर हो गया, वहां पे सब कुछ मिलता है, वहां पे आप ले सकते हैं। तो एक जगह पे बेटा अरहर की दाल, सामान्य अरहर तुअर दाल पड़ी है, उसी के जस्ट साइड में ऑर्गेनिक अरहर दाल या ऑर्गेनिक तुअर दाल। सामान्य अरहर दाल मिल रही है भाई साहब 240 रुपए किलो, ऑर्गेनिक अरहर दाल मिल रही है 340 रुपए किलो। तो इंसान एक बार को सोचेगा यार ऑर्गेनिक लेंगे ना यार, मतलब इसमें केमिकल नहीं है, मेरे बच्चे के लिए इजी है, अच्छा है सब कुछ। लेकिन फिर इंसान जब रेट देखेगा 240 340, तो वो कहेगा है मैं नॉर्मल तुअर दाल को 4 बार धुल के खिला दूंगा मेरे बेटे को, हाँ या नहीं। तो बेशक ये किसान इतनी मेहनत करके आपके लिए अच्छी चीज निकाल रहा है मार्केट में, लेकिन जो खरीदने वाला है बेटा उसकी जेब को महंगा पड़ रहा है ये, तो वो इसको लेने के बदले ये लेकर के 4 बार धोना ज्यादा पसंद करेगा, हाँ या नहीं। सीधी सी बात है, कंज्यूमर फ्रेंडली तो वही हुआ ना। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस आ जाता है। अब आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में हमने यहाँ पर जीएम क्रॉप्स का इस्तेमाल किया है। जीएम क्रॉप्स को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में 100% गारंटी है कि जो जीन हमने डाला है वो जीन अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। यहां पर बेटा आपको जो भी फसलें मिलेंगी वो फसलों की, इन दोनों फसलों से हर तरीके से आपको बेनिफिशियल दिखेंगी, ठीक है। इस पर हम आगे बढ़े उससे पहले बेटा आपको हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फसलों की पैदावार बढ़ना, ठीक है, इसको हमने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक हैं यहां पर, वैसे तो आपको सिर्फ भारत के पता होने चाहिए, लेकिन ठीक है लिख लो। एक है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग और दूसरे हैं आपके एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में तो आप सबको पता होना चाहिए। अभी पिछले साल की बात है कि वो किसान कानून जो आया था, कृषि कानून, जिसमें कुछ सुधार किए गए थे, कुछ याद आ रहा है, जिसको लेकर के किसानों ने धरना इतना दिया था, उससे पहले भी 2020 में भी और अभी भी। एमएसपी याद आ रहा है, मतलब फसलों की एमएसपी को लेकर के बहुत धरने वरने चले थे, अभी भी चले थे थोड़े दिनों पहले, है ना। तो एमएसपी जो उसमें स्वामीनाथन कमीशन है, वो स्वामीनाथन कमीशन एमएस स्वामीनाथन के बेसिस पर, बिकॉज इन्होंने भारत में कृषि के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है ना। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को इनको हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं ये, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और नॉर्मन ई बोरलॉग को हम फादर ऑफ, कौन सा यार, पूरे ग्लोबल है ये, फादर ऑफ कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे इनको, इनको सिर्फ आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलोगे, ठीक है। पूरे विश्व में अगर हम हरित क्रांति का किसी को जनक बोलेंगे तो वो है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं आपके एमएस स्वामीनाथन, और इन्हीं पर बेस्ड हमारा स्वामीनाथन एक पूरा कमीशन, मतलब स्वामीनाथन पूरा एक कमीशन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे कानून निकाले थे, जिसको हमारे किसान नेताओं ने, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, वो हैं किसान नेता जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको सिर्फ धरने देने हैं और कुछ नहीं करना है। उन्होंने बेटा जो गरीब किसान की जेब को फायदा हो सकता था उसको कहीं ना कहीं रोक दिया, ठीक है ना। चलो फिलहाल इतना ही। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बेटा कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते, इस ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जो कृषि पैदावार थी, ठीक है, जो कृषि पैदावार थी वो 3 गुना तक बढ़ी थी। कितना बढ़ी? 3 गुना बढ़ी।
और कब हुआ बेटा ये ग्रीन रेवोल्यूशन? जब आपको पता है कि आज़ादी के बाद एकदम से हमारी जनसंख्या बढ़ी, और हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि हमारी जनसंख्या किस तरीके से 1947 से लेकर के 2000 तक किस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। मैम हिंदी में लिख दीजिए कृपया करके, कुछ तो लिहाज करिए हे प्रभु, मतलब ऐसे धिक्कार दिया है तुमने यार, हे प्रभु आनंद दाता। नॉर्मन ई बोरलॉग, ओके बेटा, ये हरित क्रांति के जनक हैं, ये भी हिंदी में लिखूं मैं? ब्यूटी यादव, ऐसो को तो संभाल लो। और वो कौन एक लड़की थी जिसने कहा था मैडम इंग्लिश में पढ़ा दो? बेटा मैं जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिखती हूँ ना, वो भी ऐसे बच्चे खत्म करवा देते हैं। MS स्वामीनाथन की भी हिंदी लिख देते हैं भैया, ऐसे गरियाओ नहीं हमें क्लास में। MS स्वामी नाथन, ये आपके भारतीय हरित क्रांति के जनक। जी बेटा, स्वामीनाथन नहीं बोलते हैं? मेरी औलाद कह रही मम्मा स्वामीनाथन नहीं बोलते हैं, तो क्या बोले? प्रभुनाथन बोल दें? ठीक है मैम, वेटनरी कर सकते हैं। मनोज बहुत बढ़िया स्कोप है वेटनरी में, बहुत बढ़िया, ठीक है। सरकारी नौकरियां भी बहुत हैं, आर्मी में जाओ तो बहुत बढ़िया ओहदा है, ठीक है। आप उसकी बड़ी जल्दी सुन ली। हाँ, तो कृषि की पैदावार बेटा हरित क्रांति के चलते 3 गुना तक बढ़ी। अब उस 3 गुना तक जो हरित क्रांति के चलते कृषि की पैदावार बढ़ी थी, उसका कारण क्या था? तो उसके कई सारे कारण थे भाई। बेटर जो किस तरीके से क्रॉप्स को मैनेज करना चाहिए, अच्छी सिंचाई सुविधाएं लोगों को बताना उसके बारे में, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, इन सब के बारे में बताना, लोगों को इसको लेकर के जागरूक किया, जिसकी वजह से बेटा अच्छी पैदावार हुई। लेकिन आपको पता है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आज़ादी के बाद से लेकर 2000 तक किस तरीके से हमारी जनसंख्या ने वृद्धि की है। इसी तरीके से बेटा उस टाइम पर बढ़ी हुई जनसंख्या को रोटी कपड़ा मकान में से रोटी नहीं मिल पा रही थी, जो कि सबसे बेसिक नीड है। भूखमरी से मरना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। तो उस टाइम पर बेटा इस हरित क्रांति की वजह से जो 3 गुना पैदावार बढ़ी थी, इसने काफी हद तक रोटी जैसी जो बेसिक नीड है इंसान की, उसको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई, वो अलग बात है। लेकिन भूखमरी से तो कम से कम कोई नहीं मरा, ठीक है ना। तो ये बेटा क्यों बढ़ी कृषि की पैदावार 3 गुना तक, वो आपको पता ही है। 3 गुना क्यों बढ़ी बेटा? इसमें आ जाएगा बेहतर, अरे यार बेटर क्रॉप प्रैक्टिसेस, बेहतर फसल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम प्रोफेसर कैसे बनते हैं? काजल, देखो मेडिकल और डेंटल कॉलेज में, ऐसे किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको वही डिग्री PG VG करके आप जाके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं, और अगर आपको नॉर्मल BSc वाले कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना है तो उसके अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, जाना तो है। निरंजन क्या करें, आज गरबा नहीं है, गरबा कल है। ऐशवी लिख रहे हैं मैम आप, मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट तो मैंने भी तुम्हें बता दिया, इतनी मैडम तो हमें नहीं आती है। व्यवस्था, बेहतर फसल नहीं, व्यवस्था तो मैनेजमेंट नहीं होता है। प्रबंधन, थैंक यू रोहित कुमार, बेहतर फसलों का प्रबंधन, ठीक है। सिंचाई तकनीक, ठीक है। और आपका इसी प्रबंधन में आपका क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा और अच्छी फसलों का इस्तेमाल, ठीक है, अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म की फसलों का इस्तेमाल। ये बेटा कुछ तरीके थे, और भी ऐसे कई सारे तरीके थे, पर ये कुछ तरीके थे जिनकी वजह से मनदीप तू यहीं आ जा, जिसकी वजह से बेटा कृषि की पैदावार 3 गुना तक बढ़ी थी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी चाहिए थी। फिर जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आई, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के क्या क्या फायदे हैं, यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है जो आपको पता होना चाहिए। टेक द फोन, है ना। कहाँ गया यार? जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के फायदे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे। ये यार पहले आ गया टिश्यू कल्चर वगैरह, अल्कोहल।
कहाँ गया, हाँ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के क्या क्या फायदे हैं, टेक दिस। एक मिनट बेटा, एक मिनट, गो आउटसाइड। सबसे पहला फायदा बेटा ये है, ये आप लिख लीजिएगा, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के टॉक। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, हाँ यहाँ लिखिएगा, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग या फसलों के फायदे, फसलों के, ऐसे आप लिख लो। यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, आपने कट किया था बोलो। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के फायदे, ठीक है। ये देख लो, वो वाला टॉपिक जो है आपका वो पहले बॉटनी में था, वो मैं कल पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो क्या क्या फायदे हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के, ये आप एज इट इज लिखिएगा प्लीज। सबसे पहला फायदा बेटा क्या है, हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं वो नॉर्मल क्रॉप्स की तुलना में ज्यादा एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता रखती हैं। एक तो होता है बायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस क्या है कि जंगल में हमारी फसलों में वो जानवर घुस गया, उसने पूरी फसलें खराब कर दी। जानवर लिविंग है, तो जानवर ने फसल खराब की है, बायोटिक स्ट्रेस है, ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब किसी निर्जीव पदार्थ के थ्रू आपकी फसलें खराब हुई, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ गया, ओले बरस गए, ठीक है, एकदम सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से, जैसे अभी बीच में इस गर्मी में 50 डिग्री तक गया था, ठीक है। ये सब बेटा अजैविक प्रतिबल है, ठीक है, ये सब आपके एबायोटिक स्ट्रेस है, पहली चीज, ठीक है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई हैं, उनका सबसे पहला फायदा ये है कि ये फसलें सामान्य फसलों की तुलना में ज्यादा मात्रा में या ज्यादा हद तक जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं उनको झेलने की क्षमता रखती हैं। इसको हम बोलेंगे एबायोटिक स्ट्रेस। समझ में आया पहला पॉइंट, यानी एक बार थम्स अप करो, फिर मैं अगला पढ़ाऊंगी। दूसरा है बेटा कि हमने रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता, मतलब हमने ऐसी फसलें बना दी जिनको अगर कीड़े खाएंगे तो वो कीड़े मर जाएंगे, समझे या नहीं, वो कीड़े मर जाएंगे, फसल को नुकसान नहीं होगा। तो हमने एक तरीके से ऐसी फसलें बनाई हैं जिनको अब केमिकल्स की नीड ही नहीं है, उनके ऊपर आपको पेस्टिसाइड वीडिसाइड से सब छिड़कने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उस पर कीड़ा लगेगा तो वो कीड़ा मर जाएगा, फसल नहीं नष्ट होगी। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा बेटा, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को हमने कम किया। मतलब अगर हमने टमाटर कटवा करके, सपोज कोई ऐसा किसान है जिसके खेत में 200-400 किलो टमाटर उग गए, ठीक है, ये नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है भाई साहब। अब उसने क्या किया, उसने 200-400 किलो टमाटर कटवाए, उनको गोदाम में भरा और फिर वो निकल गया मंडी में भाव पूछने कि जो मेरे टमाटर के बढ़िया भाव लगाएगा मैं उनको बेच दूंगा, ठीक है। और ये सब करने में उसको बेटा, भाव लगवाने में उसको, अच्छा भाव लगवाने में उसको 4-5 दिन लग गए। जब तक वो 4-5 दिन बाद आया लौट करके ट्रैक्टर लेकर के कि भरवाएंगे, तब तक बेटा गोदाम में 200-400 किलो में से आप ये मान लो कि 50-60 किलो टमाटर खराब हो गए, ठीक है ना। और ये जो बेटा 50-60 किलो टमाटर खराब हुए तो उसका कितना नुकसान हो गया होगा, है ना। तो उसे लगता है कि यार बेटर था वो पहले दिन ही जो रेट दे रहा था मैं उसी रेट में निकाल देता, कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं, ये नोट करना है बेटा, बिल्कुल नोट करना है। तो ये हो गया बेटा कटाई के पश्चात, मतलब कटवाने, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया गया। कटाई के पश्चात जो टमाटर आपके गोदाम में हफ्ते 10 दिन में खराब हो रहे थे, हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे टमाटर तैयार किए हैं। और यहाँ पर आप उदाहरण लिख सकते हैं ना, यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिएगा तीसरे पॉइंट में, फ्लेवर सेवर टमाटर, फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टमाटर, ठीक है। कैसे बनाया ये मैं आगे बताऊंगी। फिर बेटा यहाँ पर हमने जीन साइलेंसिंग टेक्निक का यूज किया, जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। फिर बेटा हमने चौथी, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि की।
ठीक है, मतलब वो पौधे जो मिट्टी में उपस्थित एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम और बाकी के खनिजों का, वो थोड़ी मात्रा में खनिज लेते हैं, या यूं कह लो वो ज्यादा मात्रा में खनिज लेते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो रिजल्ट नहीं देते, उस हिसाब से वो फ्रूट वगैरह नहीं तैयार करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ऐसी फसलें बनाई गई हमने, ऐसे आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का निर्माण किया जो कम मात्रा में केमिकल्स को या जो खनिज हैं मिट्टी से उनको कम मात्रा में लेंगे और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके बेस्ट रिजल्ट देंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा जो है खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करना। मतलब हमने ऐसे खाद्य पदार्थ तैयार किए जिनका पोषण, अब जैसे चावल की अगर हम बात करें, चावल में कोई विटामिन होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन एक गोल्डन राइस बनाया गया। ठीक है, गोल्डन राइस, इसको सुनहरा चावल भी कहते हैं। ठीक है, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। इस सुनहरा चावल के, इसको हमने सुनहरा क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये हल्के पीले रंग के होते हैं। ये हल्के पीले रंग के क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि इसमें एक बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट 2018 में। ठीक है, नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। एक प्लांट है डैफोडिल प्लांट, ये फूल है। ठीक है ना, ये जो डैफोडिल का पौधा है बेटा, इसके पास एक ऐसा जीन है। ठीक है, इसके पास एक ऐसा जीन है, ये वाला। ठीक है, इसके पास ये जो जीन है बेटा, ये जीन बीटा कैरोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या किया, हमने इसके इस जीन को निकाल लिया। ठीक है, ये जो जीन है बेटा, ये जीन बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन बनाता है। बीटा कैरोटीन जो है बेटा, ये बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है। तो आप बोल सकते हो कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर है। ठीक है ना? ओके अंशु, मुझे टैग कर देना। तो हमने क्या किया, हमने डैफोडिल के इस जीन को पहचाना, हमने उसके लिए उसका डीएनए निकाला, फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आप रिलेट कर पाओगे, हमने सबसे पहले लाइसिंग एंजाइम यूज करके इसका डैफोडिल प्लांट का ये डीएनए निकाला। इस डीएनए में से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके ये जीन अलग किया। इस जीन को हमने पीसीआर का यूज करके इसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली। उसके बाद हमने इसको एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके हमने इसको चावल के पौधे में डाल दिया। अब चावल के पौधे के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो आपका बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है, वो जीन क्या बनाएगा? बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाएगा। हाँ या नहीं? रिलेट कर पा रहे हैं अब आप? ऐसे ही हम इस पूरे चैप्टर में रिलेट करेंगे। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपसे इतना जान लो। तो हमने बेटा एक ऐसा चावल बनाया जो विटामिन ए से समृद्ध था, मतलब जो विटामिन ए बनाने की क्षमता रखता था। कैसे, वो मैंने आपको बताया। हमने डैफोडिल पौधे में से उस डीएनए को निकाला जिसके अंदर वो बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाने वाला जीन था। ये बीटा कैरोटीन जीन को हमने, चलो यहीं पे बता ही दूं, जब मैंने इतना बताया है, हमने यहाँ पे क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन याद आ रहा है? ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर था प्लांट का। हमने इसका टीआई प्लाज्मिड निकाला। ठीक है, इस टीआई प्लाज्मिड को हमने इस जीन के साथ जोड़ा। तो इन दोनों को बेटा हमने जोड़ने के लिए एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, है ना? हमने यहाँ पर ये टीआई प्लाज्मिड लिया, हमने यहाँ पर ये टीआई प्लाज्मिड लिया और इस टीआई प्लाज्मिड में हमने ये बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन जोड़ दिया। ये बन गया हमारा क्या? ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको बेटा फिर हमने चावल के पौधे में डाल दिया। ठीक है, इसको हमने चावल में डाल दिया और चावल के अंदर बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये जो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है, बीटा कैरोटीन बनाएगा। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनेगा और जो बेटा विटामिन ए बनेगा वो विटामिन ए आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करेगा। चावल का कोई ऐसा फायदा नहीं था, लेकिन हमने ऐसा चावल बना दिया। अब क्योंकि बीटा कैरोटीन प्रोटीन हल्का पीला रंग देता है, ठीक है, ये आपका हल्का पीला रंग देता है, इसलिए मैंने पीले से लिखा था। और क्योंकि ये हल्का पीला रंग देता है, इसीलिए बेटा इसको हमने गोल्डन राइस बोला या सुनहरा चावल बोला।
ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ज्यादा मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे कहीं जाना भी था, लेकिन अब तो मैं लेट हो गई हूँ। खैर अब पता नहीं जा पाऊंगी या नहीं, जाऊंगी तो 10 मिनट के लिए ही सही। इसके बारे में हम बात करेंगे अब कल। एनसीईआरटी हम कल ही रीड करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी हम कल कर लें क्या प्लीज। चलो पहले आपको पहला क्वेश्चन तो कर ही लो। हाँ जी चलिए, पीसीआर में जो भी चरण सम्मिलित हैं उनका सही क्रम जल्दी से व्यवस्थित करिए। कौन कौन से चरणों में पीसीआर होता है, सही क्रम में बताइए। यस हाँ जी, आंसर करिए जल्दी से बेटा। पीसीआर 3 स्टेप में, और ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका 2-3 बार आया है, 2-3 बार पूछा गया है ये आपके नीट में, एक बार नहीं। पिछले मतलब कोरोना से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं तो 3 बार तो तभी पूछ लिया गया, उससे पहले भी पूछा गया है, वो अलग बात है। ठीक है, डोंट। यस, तो सबसे पहला स्टेप होता है, मैंने आपको बताया था DAE, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। चलिए, तो डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन प्रसार, आंसर हो जाएगा आपका बी। लेट्स चेक। केवल 28% बच्चों का सही है। विशाल, देवांश, अननोन। भाई सी कैसे लगा रहे हो तुम लोग? विस्तारण पहले आएगा, अनीलिंग पहले आएगा? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन जल विद्युत संचालन तकनीक के विषय में सही नहीं है? 45 सेकंड दे रही हूँ। हाँ जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कौन रिलेटेड कौन सा सही नहीं है? कार, ये भी ले जाओ कार अपनी दोनों। इसको ऑफ करो, चार्जिंग पे लगाना है। कीप इट इन द बॉक्स। टेक दिस ऑल्सो, टेक दिस ऑल्सो। स्विच ऑफ द टीवी, वी हैव टू गो। यस, सही नहीं है। पृथक किए गए डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित किया जाता है। वर्णोत्पादक क्रियाधार की उपस्थिति से जेल में नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाई देते हैं। डीएनए के तीक्ष्ण नारंगी यानी कि ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड को जेल में तब देखा जा सकता है जब उन्हें यूवी प्रकाश से दर्शाया जाए। ठीक है, जेल से पृथक किए गए डीएनए स्ट्रैंड के निष्कर्षण की प्रक्रिया को छालन कहते हैं। तो गलत आपको दूर से पता लग गया होगा, है ना? नीले रंग की कॉलोनीज तो नहीं दिखती हैं, है ना? वेट, तो दिस इज रॉन्ग, बी। चलिए, 62% बच्चों का सही है। निर्मल, सतीश, आलोक। तीसरा क्वेश्चन देख लेना बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अरे यार, 45 सेकंड दे रही हूँ, फिर से आराम से पढ़ के आंसर करिए। हाँ जी, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, पढ़िए और आंसर करिए। डोंट डोंट डोंट, पहले ही गलत हो गया, कैसे? साइड साइड वासु। हाँ जी, ओए वासु, साइड, कम हियर, फिर आई विल नॉट टेक यू टू द क्लब। व्हाई डिडंट यू स्विच ऑफ द टीवी? चलिए, तो पहला स्टेट, अच्छा पोल गलत लग गया। पहला स्टेटमेंट है आपका कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को डीएनए प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, पीसीआर से। ठीक है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन जो है बेटा, वो रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया, तो दोनों सही है। ओए चांटा दे दूंगी मैं। दोनों सही है ना, कोई व्याख्या का है ही नहीं सीन, दोनों सही है। किंतु आर्य की व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है, व्याख्या है नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, 39% बच्चों का लगभग सही है। ओवरऑल देखा है अनिल, निर्मल और बॉबी। ओवरऑल इट्स मी, निर्मल, अरबाज, ऋतिक, काजल, महक, अननोन, शर्मा, रेणुका,
सौम्या एंड प्रज्ञा। तो आप बेटा इस चैप्टर में देखेंगे कि हम किस क्लब, यार वो सोसाइटी के क्लब होते हैं ना, मतलब कोई भी गेट टुगेदर वगैरह होता है तो उसी में होता है। तो आज हमने बहुत बेसिक बेसिक सही पढ़ा है। होमवर्क में डीपीपी नहीं है, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के 1 से 10 क्वेश्चन देख लेना। डीपीपी नहीं है आज की क्लास में। ये आप अपने ऐप पर किस तरीके से सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, लेक्चर प्लानर है पूरा आपका, किस किस दिन में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से लेक्चर्स आपने कर लिए हैं, मतलब लेक्चर के अंदर आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके सॉरी क्या बोल रहे हो, लेक्चर्स के अंदर आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, और उसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के लेक्चर्स हैं, कितना % आपने लेक्चर्स उसमें कंप्लीट कर लिए हैं वो सब आपको यहाँ दिखता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल का अलग सेक्शन है जिसमें आप जाकर के अपने मॉड्यूल्स वगैरह और जो भी कॉपीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं पढ़ने की वो उसमें देख सकते हैं। ये आपके मॉड्यूल्स अभी अवेलेबल हैं, कुछ ऑफर में, तो ऑफर तो लगे रहते हैं, ले लो भैया जिन्होंने नहीं लिया है। दिस इज़ इट। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, 7:41 हो गया। प्लीज़ कल मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।